ठीक है, हम लोग ट्राइबल अपराइजिंग्स यानी कि जनजातीय विद्रोह पढ़ रहे थे जो अंग्रेजों के विरुद्ध हुए। उसमें अगला जो विद्रोह है वो है नागा अपराइजिंग, नागा उपद्रव या नागा विद्रोह 1931 में हुआ। कहां हुआ था? नागालैंड और मणिपुर। नागालैंड बना नहीं था उस समय, मणिपुर ही में माना जाता था वो। ठीक है, आज के दौर पर नागालैंड और मणिपुर में उसका प्रभाव था। नागा जनजातियां जो है नागालैंड और मणिपुर में पाई जाती हैं। प्रारंभ में इसके जो लीडर थे वो थे जादोनांग नामक व्यक्ति शुरू में इसके लीडर थे, लेकिन 1931 में ही इनको अंग्रेजों ने पकड़ के मार डाला, फांसी लटका दी। तो फिर उनकी ये भतीजी थी रानी गैडिंगलियू, इन्होंने इस नागा विद्रोह को आगे बढ़ाया था, रानी गैडिंगलियू। ठीक है, तो ये दो लीडर आपको ध्यान रखना है, प्रारंभिक लीडर जादोनांग, बाद में रानी गैडिंगलियू। ड्यू टू क्रशिंग नागा कल्चर, इस विद्रोह का कारण क्या था? अंग्रेज लोग जो थे ये नागा जनजाति है और जनजातियों के अपने कुछ रीति रिवाज कल्चर होते हैं, उस कल्चर पे कुछ हस्तक्षेप था, कुछ रीति रिवाज उन पे ज्यादा टैक्स लगाए जा रहे थे, उनकी रीति रिवाजों पर प्रतिबंध लगाए जा रहे थे। इसके कारण ये विद्रोह किया गया था नागा संस्कृति को बचाने के लिए। इंस्पायर्ड फ्रॉम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जो सीडीएम है उसका मतलब है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जो 1931 में महात्मा गांधी ने शुरू किया था, जिसको हम लोग दांडी मार्च या सॉल्ट मार्च के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो गांधी जी ने चलाया था, पूरे देश में चल रहा था, उससे प्रभावित होकर के उससे भी प्रभावित हुआ था ये विद्रोह। ठीक है, और जब तक उससे प्रभावित नहीं हुआ था वो अपने हिसाब से फाइट कर रहे थे, लेकिन जब उससे प्रभावित हुए तो उन्होंने नियम बना लिया कि सविनय अवज्ञा का मतलब है सरकार के नियम कानून को नहीं मानना। तो उन्होंने भी नागालैंड में एक आंदोलन चलाया था कॉल्ड नॉट टू पे हाउस टैक्स, कि सरकार जो हमसे हमारे घरों का कर वसूलती है वो कर हम उनको नहीं देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं जो रानी गैडिंगलियू है, वास्तव में उनका नाम गैडिंगलियू है, रानी उनको टाइटल किसी ने दिया था। तो आगे देखते हैं गैडिंगलियू कौन है। 1915 में इनका जन्म हुआ, 1993 में इनकी मृत्यु हुई। जो गैडिंगलियू है फीमेल है, नागा स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल लीडर। जो नागा जनजाति है उस जनजाति की आध्यात्मिक और राजनीतिक नेता थी ये हेरेका फेथ। ये लोग जो है, जो नागालैंड के लोग हैं, ये अपना एक विश्वास इनका होता था, एक उनकी परंपरा होती थी, जिनको ये मानते थे उसको बोला जाता था हेरेका, HEREK, हेरेका फेथ को मानने वाले लोग थे ये। और उस फेथ में माना जाता है कि जो गैडिंगलियू है इनकार्नेशन ऑफ गॉडेज चेरचम डिनलियू, उनकी अपनी कोई स्थानीय देवी देवता होते हैं, तो अपनी स्थानीय देवी, ठीक है, चेरचम डिनलियू का अवतार माना गया है गैडिंगलियू, और इसी नाम भी मिलता जुलता गैडिंगलियू रखा गया। ठीक है, इम्प्रिजन्ड इन 1932, 1932 में इनको भी जेल में बंद कर दिया गया पकड़ के अंग्रेजों द्वारा फॉर लाइफ, यानी आजीवन कारावास की सजा इनको 1932 में हो गई। जवाहरलाल नेहरू उनसे 1937 में शिलोंग जेल में मिलने गए थे और वहां पर प्रॉमिस किया था कि वो उनके लिए जो कुछ भी हो सकता है वो करेंगे और उनको जल्द से जल्द रिहा करवाएंगे। ठीक है, तो और वहीं पर जवाहरलाल नेहरू ने उनको रानी की उपाधि दी थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और तब से इनका नाम हो गया रानी गैडिंगलियू। ठीक, तो हालांकि जब देश आजाद हुआ ये तभी इनको रिहा किया गया, उसके पहले ये रिहा नहीं हो पाई। और फिर 1982 में इनके स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी जो योगदान है, इनका जो भूमिका है, उसको देखते हुए भारत सरकार ने 1982 में इनको पद्म भूषण अवार्ड जो है वो दिया। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, उसके नीचे पद्मश्री। ठीक है, तो ये थर्ड लार्जेस्ट अवार्ड है इंडिया का, सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण को दिया गया। ठीक है, तो यहां तक ये हो गया नागा अपराइजिंग, उसमें रानी गैडिंगलियू आपको ध्यान रखना है। कोल अपराइजिंग, कोल भी एक जनजाति है जो भारत में पाई जाती है, कोल जनजाति। ठीक है, ये कोल जनजाति ज्यादातर झारखंड में, मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है, लेकिन झारखंड के कोल जनजातियों ने 1831 में विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह किया था इन लोगों ने, उनका कारण था ट्रांसफर ऑफ लैंड्स ऑफ कोल ट्राइब्स टू सिख एंड मुस्लिम पीजेंट्स।
यहाँ झारखंड में बाहर से कुछ किसानों को लाकर के बसाया गया था, जिसमें ज्यादातर सिख और मुसलमान किसान थे। इन किसानों को कोलों की जो जमीन थी वो ट्रांसफर कर दिया गया था, बेच दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। इसी विद्रोह में, इसी प्रक्रिया के कारण इन्होंने विद्रोह किया था। और इस जो विद्रोह हुआ था उसके जो नेता थे उनका नाम याद रखना है आपको, लीडर बुद्धू भगत। ये लीडर के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर अगला है भील अपराइजिंग। ये भील भी जनजाति है। 1817 से 1846 तक, 1817 से 1846 तक इन्होंने विद्रोह चलता रहा। महाराष्ट्र के खानदेश वाले इलाके में ये विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ किया। और उनके नेता का नाम है शेबरम, ठीक है, SEWARAM, कभी-कभी SEVARAM भी मिल जाता है, तो शेबरम नाम है, ये आपको याद रखना। एक इंपॉर्टेंट नोट है, यहां पर याद रखना है, दिकूज, DIKUS, दिकूज, कभी-कभी इनको दिफू भी बोल देते हैं, TIPHU, दिफू। तो दिकू हो या दिफू हो, क्या मतलब है इसका? A term given by tribals to the outsiders। जनजातियों के इलाके में जो भी कोई दूसरा आदमी जो जनजाति नहीं है, जो ट्राइब्स नहीं है, वहां आता है, उनको वो लोग कहते हैं दिकू। दिकू यानी बाहरी आदमी, आउटसाइडर। एक और आंदोलन छूट गया था, ये धार्मिक आंदोलन में आएगा। आप अगर नोट्स बनाएंगे तो इसको धार्मिक आंदोलन में जोड़ लेंगे। बहावी आंदोलन 1860 से 1890 तक ये चला। ये एक इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था, लेड बाय सैयद अहमद ऑफ रायबरेली। रायबरेली के सैयद अहमद द्वारा इस्लाम में को रिवाइव करने के लिए, उसमें संशोधन, उसमें परिवर्तन करने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। एंड इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम टीचिंग्स ऑफ अब्दुल वहाब ऑफ सऊदी अरेबिया। और ये प्रभावित हुए थे, सऊदी अरेबिया में एक व्यक्ति थे अब्दुल वहाब, जो इस्लाम का आधुनिकीकरण करना चाहते थे। उससे प्रभावित होकर ये आंदोलन बाहर चलाया गया था भारत में, इसलिए उनका नाम मिला बहावी आंदोलन, ठीक है। इट कंडेम्ड द वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ऑन इस्लाम। ये इस्लाम का आधुनिकीकरण तो करना चाहते थे, लेकिन पश्चिमी रीति रिवाज का जो प्रभाव इस्लाम में पड़ रहा था, उससे ये इस्लाम को बचा के रखना चाहते थे, इसलिए उसकी निंदा करते थे, ठीक है। अब अगला है, ये हो गए सारे। अब ये जो सारे विद्रोह हुए, 1857 के विद्रोह के पहले लगभग 300 विद्रोह भारत के विभिन्न जगहों में अंग्रेजों के खिलाफ हुए, लेकिन वो सारे विद्रोह बहुत छोटे थे, इसलिए उनको अपराइजिंग कहा जाता है। तो वो सफल क्यों नहीं हुए, उनका प्रभाव बहुत ज्यादा क्यों नहीं पड़ा, उसमें वीकनेसेस क्या थी, तो हम लोग देखते हैं वीकनेसेस ऑफ अपराइजिंग। पहला है नैरो बेस। नैरो बेस माने इसका जनाधार बहुत छोटा था। जनाधार बहुत छोटा माने जनजातियों का विद्रोह है तो उसमें जनजाति ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किसानों का है तो उसमें किसान ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, धार्मिक नेचर का है तो उसमें धार्मिक लोग ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो नैरो बेस था, यानी मास पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा नहीं था। रीजनल का मतलब क्षेत्रीय स्तर पे था, कोई बहुत बड़े स्तर पे ये सारे विद्रोह नहीं हो रहे थे। आइसोलेटेड में अलग थलग, समाज के बाकी लोग इनका कोई समर्थन ही नहीं करते थे। दूसरा है मोस्टली फ्रॉम लोकल ग्रीवेंसेस। दूसरी बात ये है कि इनका जो विद्रोह का कारण था वो था स्थानीय कारणों से। जमींदार परेशान कर रहा है, ठीक है, कोई वहां पर धार्मिक नेता परेशान कर रहा है, क्रिश्चियन मिशनरी परेशान कर रहे हैं, तो कुछ इस प्रकार से बहुत छोटे मोटे स्थानीय कारणों से इन्होंने विद्रोह किया था, इसलिए इनका जनाधार भी छोटा था। कोई बहुत बड़ा कारण होता कि हमें आजादी चाहिए अंग्रेजों से, ठीक है, तो इस प्रकार का कोई बड़ा कारण नहीं था। तीसरा लीडरशिप बैकवर्ड लुकिंग, यानी इनके जो नेता थे वो अपनी व्यवस्था को पिछली व्यवस्था की तरफ ले जाना चाहते थे, प्रैग्मेटिक नहीं थे, अपनी व्यवस्था को आगे बढ़ाना नहीं चाहते थे, पीछे की तरफ लौटना चाहते थे, ठीक है। नॉट फुली ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रेटजी, ना तो ये पूर्ण रूप में संगठित विद्रोह हुआ करते थे, न इनकी कोई रणनीति होती थी, ये दिग्भ्रमित होते थे, क्या करना क्या नहीं करना, बस मारना काटना, ठीक है, अंग्रेजों को लूटना झपटना, इतना ही इनका स्ट्रेटजी था। कोई बड़ी स्ट्रेटजी बनाने वाले इसमें लोग थे नहीं। ये कुछ बृहद कमजोरियां थी, ठीक है। इंपॉर्टेंस, लेकिन इनका महत्व क्या है, महत्व देखते हैं। It helped people of different regions to take unanimous action against British to achieve common goal। इन विद्रोहों और इनकी सफलता से एक सीख ये मिलती है, इसका महत्व ये है कि ये लोगों को आगे के लिए प्रेरित करता है कि हम मिलजुल करके हमें बड़े लेवल पर एक मत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने की जरूरत है। और हमारे जो गोल होने चाहिए वो अलग थलग नहीं, कॉमन गोल होने चाहिए। कोई ऐसा विषय चुना जाए जो सबके
सबके लिए कॉमन हो और फिर हम लड़ाई लड़ें तो हमारे में एकता बनी रहेगी। ये पहला लेसन उससे मिलता है। दूसरा, लर्न फ्रॉम ड्रॉबैक्स। दूसरी हमें शिक्षा ये मिलती है कि हम इन विद्रोहों में क्या क्या कहां पर कमी थी, उन कमियों से सीख करके हम आगे कुछ बड़ा काम कर सकते हैं। तीसरा, लेड फाउंडेशन ऑफ ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 का जो राष्ट्रव्यापी विद्रोह भारत में हुआ, उसकी एक प्रकार से आधारशिला रखी। इन छोटे छोटे विद्रोहों के कारण ही इतना बड़ा विद्रोह 1857 का हो पाया। अगला, सोड इंडियन रिस्पॉन्स टू ब्रिटिश अगेंस्ट देयर एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसी। ये भारतीय लोगों की तरफ से अंग्रेजों को एक रिस्पॉन्स भी था कि तुम हमारा शोषण करोगे तो हम पलट के जवाब देंगे। ठीक है, तो ये महत्व है उसका। इंडियन रिस्पॉन्सेस टू ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन। अब अंग्रेज जो भारत को गुलाम बना करके हमारी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में जो परिवर्तन ला रहे थे, उसको रिस्पॉन्स करने का भारतीयों का दो प्रकार का तरीका था। ठीक है, इंडियन ने कैसे रिस्पॉन्स किया? हम कैपिटल ए में कहेंगे ट्रेडिशनल रिस्पॉन्स, परंपरागत रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया, परंपरागत प्रतिक्रिया। परंपरागत प्रतिक्रिया का मतलब क्या है? ऐसी प्रतिक्रिया जो इसके पहले 1857 के पहले तक हो रही थी, उन सबको बोली जाती है ट्रेडिशनल रिस्पॉन्स। ठीक है, अब ट्रेडिशनल कहने का मतलब यह है कि उनमें बहुत सारी कमियां थी। क्या क्या कमियां थी? नॉट प्रैग्मेटिक व्यू, आगे बढ़ने का कोई दृष्टिकोण नहीं था। हम अपनी पुरानी व्यवस्था में लौटने के लिए सारे विद्रोह करते थे। स्पॉन्टेनियस माने कोई विशेष तौर पे नेता वेता होते नहीं थे, ये नेता भी होते थे तो उनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं होती थी। स्वतः स्फूर्त, इसको हिंदी में कहते हैं स्वतः स्फूर्त, यानी विद्रोह में हर आदमी अपने मन से कर रहा था, कोई रणनीति कोई स्ट्रेटजी नहीं होती थी। रीजनल होते थे, क्षेत्रीय स्तर पर होते थे। रीस्टोरेटिव माने पुरानी व्यवस्था को फिर से वापस लाने के लिए किए जाते थे। नॉट प्योरली प्लान्ड, इनकी कोई योजना या प्लानिंग करके ये सारे विद्रोह नहीं किए जाते थे। लिमिटेड अप टू लोकल ग्रीवेंसेस, स्थानीय मामलों तक इनके जो मांग थी वो सीमित हुआ करती थी। और अगेंस्ट इमीडिएट अथॉरिटीज, अगेंस्ट इमीडिएट अथॉरिटी का मतलब इनका लड़ाई, इनका झगड़ा डायरेक्टली अंग्रेज सरकार से नहीं था। अंग्रेज सरकार के जो एजेंट थे, जमींदार थे, सार्जेंट थे, कंपनी के कर्मचारी थे, उनसे इनको दिक्कत थी। तो इमीडिएट अथॉरिटी जो थी, मतलब ये जो स्थानीय लेवल पे जो इनको परेशान करता था, उनकी शिकायत उनसे थी, अंग्रेजी सरकार से इनकी परेशानी नहीं थी। तो इस प्रकार से बहुत सारी इनमें कमजोरियां थी, जिसके कारण इनको ट्रेडिशनल अप्रोच कहा जाता है। ठीक है, तो ट्रेडिशनल रिस्पॉन्स में क्या किया जाएगा? वेरियस अपराइजिंग या कॉन्फ्लिक्ट, जो अभी तक हमने सारे पढ़े वो सब ट्रेडिशनल रिस्पॉन्स में आ जाएगा। इवन रिवोल्ट ऑफ 1857 का जो विद्रोह हुआ वो भी ट्रेडिशनल कैटेगरी में आएगा, क्योंकि उसमें भी हम देखेंगे बाद में बहुत सारी कमियां उसमें भी रह जाती। ठीक है, मॉडर्न रिस्पॉन्स किसको कहते हैं? आधुनिक प्रतिक्रिया अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ। उसमें शामिल है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म, सामाजिक धार्मिक सुधार जो भारत में हुआ। हम लोग देखेंगे आगे, राजा राम मोहन राय आएंगे, आर्य समाज आएगा, ब्रह्म समाज आएगा, ऐसे तमाम सुधारवादी, ज्योतिबा फुले, बी आर अम्बेडकर, ये तमाम लोग जो आएंगे जिन्होंने भारत में सामाजिक सुधार के लिए कार्य किया, ये आधुनिक रिस्पॉन्स था अंग्रेजों के खिलाफ, क्योंकि इसमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती थी, पीछे लौटने की नहीं। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, राजनीतिक संगठनों की स्थापना, जैसे कांग्रेस की स्थापना की गई, हिंदू महासभा की स्थापना की गई, फिर सीपीआई, सीपीआईएम, ऐसे बहुत सारे राजनीतिक संगठन बनने शुरू हुए और इन राजनीतिक संगठनों ने मिलकर के अंग्रेजों का विरोध किया और उसमें ये सारी कमियां नहीं थी। इकोनॉमिक क्रिटिक, जो उनकी गूढ़ विषय थे, जो आम जनता नहीं समझती थी कि किस प्रकार से भारतीय जनता को अंग्रेज लोग अपनी आर्थिक सामाजिक नीतियों से लूट रहे हैं, तो आर्थिक आलोचना हमने अंग्रेजी सरकार की दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त जैसे विद्वानों ने, और उससे अंग्रेजी सरकार का असली चेहरा भारत के सामने आया, जिसमें बताया गया कि किस हद तक भारत का शोषण किया जा रहा है। बिगिनिंग ऑफ आईएनएम का मतलब है इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत। तो ये अंग्रेजों के खिलाफ जो रिस्पॉन्स हमने किया, तो ये चार प्रकार के जो रिस्पॉन्स है, ये मॉडर्न रिस्पॉन्स में काउंट किए जाते हैं और ये ट्रेडिशनल रिस्पॉन्स में काउंट किए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगला चैप्टर शुरू करेंगे, 1857 का विद्रोह, रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, तो उसको समझने से पहले हम लोग रिवोल्ट शब्द की परिभाषा समझ लेते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, रिवोल्ट की परिभाषा क्या है? यूजुअली अ ट्रेडिशनल वे ऑफ एक्सप्रेशन या ट्रेडिशनल वे ऑफ रिस्पॉन्स। विद्रोह की परिभाषा क्या है? परंपरागत प्रतिक्रिया का तरीका ऑफ
dissatisfaction and anger of a particular class or a group of class, यानी समाज में जो असंतुष्ट वर्ग है, जिसको किसी भी कारण से किसी स्थापित सत्ता, अगर राजा महाराजा है तो स्थापित सत्ता राजा है, यदि लोकतंत्र है तो स्थापित राजा प्रधानमंत्री है, यदि गुलाम है हम तो हमारे लिए स्थापित सत्ता वे हैं जिन्होंने हमें गुलाम बनाया। तो भारत में स्थापित सत्ता उस समय कौन थी? ब्रिटिश सरकार, कंपनी, ठीक है। तो एक स्थापित सत्ता के विरुद्ध समाज के असंतुष्ट वर्ग या असंतुष्ट वर्गों का समूह जब उस स्थापित सत्ता के खिलाफ अपना असंतोष जाहिर करता है, अपना डिससैटिस्फैक्शन दिखाता है, जिसमें वायलेंस भी इन्वॉल्व होता है, लेकिन अल्टीमेटली जो स्थापित सत्ता है वो हमारे उस रिस्पॉन्स को दबा देता है, कुचल देता है और लोगों की जो मांग है वो ठंडे पड़ जाते हैं। तो इस घटना को विद्रोह कहते हैं। यानी विद्रोह में मास पार्टिसिपेशन तो बहुत होता है, लेकिन अल्टीमेटली स्थापित सत्ता द्वारा इसे असफल कर दिया जाता है। तो इस घटना को विद्रोह कहते हैं। मैं एक बार पूरी डेफिनेशन पढ़ देता हूं, आप ध्यान से समझ लीजिए। पहले अंग्रेजी में पढ़ता हूं, फिर उसको हिंदी में बता दूंगा। रिवोल्ट मींस यूजुअली a traditional way of expression of dissatisfaction and anger of a particular class or a group of classes of society against a well established authority. It is suppressed by the authority and brought out some changes so that such conditions may never arise again. एक स्थापित सत्ता के विरुद्ध असंतुष्ट एवं क्रोध से भरे हुए वर्ग या कई वर्गों का समूह जब मिलजुल करके स्थापित सत्ता के विरुद्ध अपनी प्रतिक्रिया दर्शाता है और इस प्रतिक्रिया को अल्टीमेटली स्थापित सत्ता दबाने में, कुचलने में, उसको ठंडा करने में सफल हो जाती है, तो इस घटना को विद्रोह कहते हैं। स्थापित सत्ता इस प्रकार का विद्रोह दोबारा ना हो, इसलिए विद्रोह के पश्चात समाज में कुछ परिवर्तन लाती है, ताकि इस प्रकार के जो प्रतिक्रियाएं हैं, इस प्रकार का जो विद्रोह है वो दोबारा ना हो। ठीक है, तो ये है विद्रोह की परिभाषा। अब यहां पर मैंने एक और वो बनाया है चार्ट, यहां हम समझ सकते हैं कि इन सारे टर्मिनोलॉजी में क्या अंतर है। रिवोल्ट क्या है, रेवोल्यूशन क्या है, अपराइजिंग क्या है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, फाइट क्या है। ठीक है, तो यहां देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप ऑफ गोल एंड मास पार्टिसिपेशन, ये जो मैं क्लासिफिकेशन आपको बता रहा हूं ये दो आधारों पर है। पहला जनता का आधार, जनता का पार्टिसिपेशन उसमें कितना है, और दूसरा आपका उद्देश्य कितना बड़ा है। ठीक, यदि जनता का पार्टिसिपेशन बहुत कम है और गोल बहुत छोटा है तो इसको बोलते हैं फाइट। ठीक है, तो अगर 2, 4, 5, 6 लोग आपस में किसी विषय को लेकर के उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, किसी विषय को लेकर के उनके बीच में कोई मतभेद है, तो उसके कारण वो जो एक दूसरे को रिस्पॉन्स देते हैं उसको बोलते हैं फाइट। यदि उससे थोड़ा ज्यादा जनाधार बढ़ जाए, जनता का पार्टिसिपेशन थोड़ा ज्यादा हो जाए और 10-25 लोग आ जाए, ठीक है, और गोल थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो अब ये जो रिस्पॉन्स आएगा इसको बोलेंगे कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, फिर उसके ऊपर हो जाए तो उसको बोलते हैं अपराइजिंग। अब अपराइजिंग में क्या होगा, मास पार्टिसिपेशन थोड़ा और बढ़ जाएगा और गोल थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। उससे भी बड़ा यदि मास पार्टिसिपेशन हो जाए और उसमें उसका गोल थोड़ा और बड़ा हो जाए तो वो कहलाते हैं रिवोल्ट। ठीक है, और यदि मास पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा हो जाए और गोल बहुत बड़ा हो जाए तो उसको कहते हैं रेवोल्यूशन। ठीक है, तो ये सारे शब्दों की व्याख्या आपको समझना है। ठीक है, फाइट को बोलते हैं लड़ाई, कॉन्फ्लिक्ट को झगड़ा, अपराइजिंग को उपद्रव, रिवोल्ट को विद्रोह, रेवोल्यूशन को क्रांति। तो ये सारे शब्दों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, ये आपको अंतर समझना है। कुल मिलाकर हमें रिवोल्ट का मतलब समझना है कि लोगों के द्वारा किया गया एक ऐसा सामूहिक प्रयास जिसको स्थापित सत्ता ने अल्टीमेटली दबा दिया हो, कुचल दिया हो, असफल कर दिया हो, उसको विद्रोह कहते हैं। और यदि वही सफल हो जाए तो वही क्रांति कहलाती है। ठीक है,
तो सफल हो जाए तो क्रांति है, असफल हो जाए तो विद्रोह है। ठीक, तो अब रिवोल्ट ऑफ 1857 इसको देखते हैं। बिगेस्ट इंडियन रिस्पॉन्स टू ब्रिटिश, अंग्रेजों के लिए अब तक का भारतीयों के द्वारा की गई सबसे बड़ी प्रतिक्रिया थी 1857 का विद्रोह। A watershed in Indian history in sense that it shook the roots of British Empire in India. यह भारतीय इतिहास में एक विभाजन किसको बोलते हैं? एक इतना बड़ा इवेंट जिसने भारतीय इतिहास की दिशा बदल दी, जहां तक आकर के भारतीय इतिहास एक नया मोड़ ले लेती हो, उसको बोलते हैं वाटरशेड। ठीक है, अ डिवाइडिंग पॉइंट। तो यह एक विभाजन, यह डिवाइडिंग पॉइंट था। क्यों? क्योंकि हम देखेंगे 1857 के विद्रोह के कारण ही कंपनी का शासन भारत में खत्म कर दिया जाएगा और भारत सीधे अब अंग्रेज जो राजा है ब्रिटेन का, उसके अंडर में आ जाएगा। कंपनी का शासन ही टोटली खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा चेंज इस विद्रोह ने लाया था। यह अलग बात है कि यह सफल रहा। ठीक है, तो इसने ब्रिटिश एम्पायर की जड़ें हिला दी थी। इस विद्रोह की धमक उस समय पूरी दुनिया में गई थी। ठीक है, हजारों अंग्रेज अधिकारी मारे गए थे, लगभग 8 लाख से 10 लाख के बीच में भारतीय लोग मारे गए थे और 6000 के आसपास अंग्रेज लोग मारे गए थे। और इसकी जो गूंज है पूरे भारत में, और इसमें सभी लोगों का पार्टिसिपेशन था। इसके पहले के जो विद्रोह थे उसमें एक पर्टिकुलर ग्रुप का, जैसे ट्राइबल है तो ट्राइबल्स का ही पार्टिसिपेशन। इस विद्रोह में सैनिकों का भी पार्टिसिपेशन था, जमींदारों का था, राजाओं का था, कॉमन मैन का था, फार्मर्स के थे, इंडस्ट्री करने वाले लोगों के थे, आम आदमी के थे, महिलाओं के थे, तो सभी का पार्टिसिपेशन था। इसलिए इसने ब्रिटिश एम्पायर की जड़ें हिलाने का काम इस विद्रोह में किया था। यह विद्रोह शुरू कब हुआ था? बिगिन ऑन 10 मई 1857 इन द फॉर्म ऑफ अ सिपॉय म्यूटिनी एट मेरठ। यह विद्रोह वास्तव में इसकी चिंगारी तो 10 मई के पहले ही शुरू हो गई थी, फरवरी में, लेकिन टेक्निकली ये विद्रोह 10 मई 1857 को शुरू हुआ। और जब ये विद्रोह शुरू हुआ था उस समय इसका स्वरूप था सैनिक विद्रोह, सिपाही म्यूटिनी, सैनिकों द्वारा किया गया था इसकी शुरुआत। इसलिए ये सैनिक विद्रोह के रूप में शुरू हुआ। बाद में इसमें राजे, महाराजे, जमींदार, आम जनता सब शामिल होने लगे, तब ये जन आंदोलन बन गया। शुरू में यह सैनिक आंदोलन था, सैनिक विद्रोह था, और शुरू हुआ था ये मेरठ में, और अल्टीमेटली ये एंड हुआ है 20 जून 1858 को। ठीक है, टेक्निकली ये 20 जून को खत्म हो गया, लेकिन ऑफिशियली ब्रिटिश गवर्नमेंट के हिसाब से ये 1 नवंबर 1858 को खत्म हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, 2 बातें। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब पार्टीज इस विद्रोह में, स्वाभाविक बात है, विद्रोह हो, दंगा हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, 2 पार्टियों के बीच में होती है। पक्षकार कौन कौन से थे? ठीक है, तो रिवोल्ट में भाग लेने वाले लोगों को हम रेबेलियन बोलते हैं। रेबेलियन यानी वे जिन्होंने रिवोल्ट किया है। तो रेबेलियन शब्द का मतलब है विद्रोही, और रिवोल्ट का मतलब विद्रोह। तो फ्रॉम रेबेलियंस या म्यूटिनियर्स, विद्रोही के 2 शब्द हैं, रेबेलियन या म्यूटिनियर्स, म्यूटिनी करने वाले लोग। ठीक है, तो यानी जिन लोगों ने भारत में विद्रोह शुरू किया था उनको साथ देने वाले लोग कौन कौन थे, फिर कंपनी को साथ देने वाले लोग कौन कौन थे। अभी हम यहां देखेंगे कि जो भारतीय विद्रोही थे जिन्होंने विद्रोह 1857 का शुरू किया था, उनको साथ देने वाले लोग कौन कौन से थे। पहला, मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर में बहादुर शाह जफर, या उन्हीं को बहादुर शाह सेकंड बोलते हैं, जो राजा थे, बादशाह थे हिंदुस्तान के उस समय। ठीक है, यह अलग बात है कि वो अंग्रेजों के अधीन थे और उनके पास कोई ताकत नहीं थी। ठीक है, बहादुर शाह तो बुजुर्ग व्यक्ति थे, घर में बैठे थे। उनकी तरफ से जो इस विद्रोह में वास्तव में भाग लिए थे, उनके सेनापति बख्त खान और राय अहमद, ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। तो मुगल एम्पायर की ओर से, मुगल एम्पायर माने दिल्ली, राजधानी उस समय दिल्ली थी, तो मुगल एम्पायर है दिल्ली, कुछ भी आ जाए वही मतलब है। बहादुर शाह सेकंड जो राजा थे, नाम मात्र के लिए उन्होंने विद्रोह में भाग लिया था, वास्तव में वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं हुए थे। उनकी ओर से उनके सेनापति बख्त खान और राय अहमद ने उसमें पार्टिसिपेट किया। अवध, ठीक है, अवध में अवध के नवाब थे उस समय, जिनको छीन लिया गया था विलय नीति के द्वारा। ठीक है, वाजिद अली शाह, तो नवाब थे वाजिद अली शाह, लेकिन अवध के कई इलाके थे, तो अलग अलग इलाकों में, जैसे कानपुर एक अलग इलाका है, लखनऊ एक अलग इलाका है, फैजाबाद एक अलग इलाका है। ठीक है, तो ओवरऑल अवध से तो वाजिद अली शाह ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन अलग अलग इलाकों से उनके अलग अलग
लोगों ने भाग लिया था। जैसे बेगम हजरत महल लखनऊ से भाग लिया था, नवाब बिजलिस कादिर ने भी कानपुर से और लखनऊ से दोनों जगह से इनका पार्टिसिपेशन था, और अजीमुल्ला खान ने फैजाबाद से पार्टिसिपेट किया था। तो ये लीडर साहब के आपको नाम याद रखना है। झांसी में विद्रोहियों का साथ दिया था रानी लक्ष्मीबाई ने और तात्या टोपे ने। पेशवा माने पुणे के जो पेशवा थे, उसमें नाना साहेब ने विद्रोहियों का साथ दिया था। और बांदा, उत्तर प्रदेश में बांदा एक जगह है, वहां से अली बहादुर सेकंड ने पार्टिसिपेट किया था। जगदीशपुर, बिहार में जगदीशपुर है, वहां के एक जमींदार थे कुंवर सिंह, उन्होंने भाग लिया था। असम में मनीराम दत्त, इलाहाबाद में लियाकत अली, बरेली में खान बहादुर खान, रेवाड़ी, हरियाणा में एक जगह रेवाड़ी, वहां के राजा थे राव तुकाराम सिंह, इन्होंने भाग लिया था। कलंकार यूपी में एक जगह है, वहां से लाल प्रताप सिंह ने भाग लिया था। बल्लभगढ़ फिर से हरियाणा, यहां पर राजा नाहर सिंह ने पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा कुछ और राजे महाराजे जो असंतुष्ट थे, ठीक है, किंग्स, नवाब्स, ठाकुर्स, जमींदार एक्सेट्रा, माने वो सारे लोग जिनकी जमींदारी अंग्रेजों ने छीनी थी, या जिनके राज को अंग्रेजों ने लूट लिया था, जिनको सहायक संधि करवाया था, जिनको विलय नीति करवाई थी, जिनको किसी भी प्रकार से अंग्रेजों ने सताया था, जितने असंतुष्ट लोग थे, चाहे जमींदार हो चाहे कोई भी हो, ये 1857 का विद्रोह एक बहती गंगा थी। जितने असंतुष्ट लोग थे सभी ने बोला चलो यही मौका है साथ देने का। तो सब लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन इस विद्रोह की कमी यही थी कि सब अपने अपने लिए लड़ रहे थे। सैनिक इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि उसमें चर्बी लगा कारतूस उनको दिया जा रहा था। जमींदार इसलिए लड़ रहे थे, उनकी जमींदारी छीन ली गई थी। राजा महाराजा इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि उनको विलय नीति, उनके बेटों को उत्तराधिकार का हक नहीं मिला था, उनका राज छीन लिया गया था, उनको सहायक संधि करवा लिया गया था, ठीक है। तो राजा महाराजा को अपना राज वापस चाहिए था, इसलिए लड़ रहे थे। जमींदारों को अपनी जमींदारी वापस चाहिए थी, इसलिए लड़ रहे थे। किसानों का कर माफ हो जाए तो वो लड़ना बंद कर देंगे, यानी वो इसलिए लड़ रहे थे ताकि कर्जा माफी हो जाए। सैनिक लड़ रहे थे हमारी व्यवस्था सुधर। तो कारण सबके अलग अलग थे, इसीलिए ये विद्रोह असफल हुआ, ठीक है ना। खैर अभी हम बाद में आएंगे, लेकिन इसमें राजा, जमींदार, ठाकुर, ठीक है, इसके अलावा सिपाही, सैनिक, पीजेंट्स, किसान, ट्रेडर्स, व्यापारी, आर्टिसंस, कलाकार, हस्तशिल्प वाले जितने लोग थे, कॉमन पीपल, सभी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया था। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि 1857 का विद्रोह नॉर्थ इंडिया तक ही सीमित था, और नॉर्थ इंडिया में भी हम देखें तो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और जो आज का एनसीआर का इलाका है वो पूरा ही सबसे ज्यादा प्रभावित था। साउथ इंडिया तक इसकी पहुंच नहीं हो पाई थी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसमें भाग लेने वाले प्रिंसली स्टेट्स एनेक्स्ड बाय ब्रिटिश, वे प्रिंसली स्टेट जिसको अंग्रेजों ने छीन लिया था, ठीक है। टाइटललेस एक्स रूलर, वे रूलर भारत के जिनकी उपाधियां छीन ली गई थी, जिनके पेंशन बंद कर दिए गए थे, ठीक है। और अदर्स में और भी जितने असंतुष्ट लोग थे अंग्रेजों से, वो सब इस विद्रोह में टेक पार्ट किए। तो ये आपको याद रखना है कि कौन कौन राजा महाराजाओं ने विद्रोहियों का साथ दिया था। अगले वीडियो में हम देखेंगे उस समय भारत के कौन कौन से राजा महाराजे थे और भारत का कौन सा वर्ग था, ठीक है, जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। इसमें आपको ध्यान रखना है कि भारत के पढ़े लिखे वर्गों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, उन्होंने विद्रोहियों का साथ नहीं दिया था, ठीक है। तो वो हम आगे चर्चा करेंगे कि सब क्या कारण क्या था, ठीक है। इसे हम यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। धन्यवाद।